बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले एक अहम फैसले की बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो महफूज कर लिया है। अब सुन्नी इत्तेहाद जिसमें सब ये चले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, इनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी या नहीं। वैसे तो सुन्नी इत्तेहाद वालों को कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी कि हर प्राइम टाइम शो में उन्हें डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है, उन्हें डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अब पता नहीं उनको सिर्फ ये मकबूलियत ही मिलेगी या सीट्स भी मिलेगी या नहीं, ये तो अब फैसला जब आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन एक तरफ फिर से ऑडियो लीक का शोर है और बड़े दिनों के बाद ऑडियो लीक की गूंज है। कामरान टिसोरी साहब की ऑडियो लीक हुई है और वो ये कहते हैं, कुछ रिजर्वेशंस का इजहार उन्होंने किया है। उन्होंने कहा इनकी आपस में मुकमका हुए हैं और जो है वो पीपल्स पार्टी वो सख्त रिजर्वेशन रख रही है और प्रेशराइज कर रही है नून लीग को गवर्नरशिप के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशंस उन्होंने जाहिर की हैं, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा KPK असम्बली में क्या कुछ हुआ है, क्या क्या फुटेजेस आई हैं सामने, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादी का नाम आया है। नवाज शरीफ कहते हैं कि हम आएंगे तो सबसे पहले जो टारगेट होगा वो होगा जी मुईशत को ठीक करना, ये है हमारा टारगेट। और अब से कुछ देर कबल शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, हम वो भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में गजा के हवाले से अमरीकी सदर रोजाना बयानात दे रहे हैं, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और बड़ा अहम है। लेकिन सबसे साहब, मकबूलियत तो उन्हें मिल गई है सुन्नी इत्तेहाद वालों को। अब ये बताइए कि सीट्स क्या कहती हैं, कि इन्हें सीट्स मिलेंगी आइन की रूह से? क्या इनको रिजर्व सीट्स जो कि कह रही हैं कि तकरीबन 78 मखसूस नशिस्तें बनती हैं, तो क्या ये सुन्नी इत्तेहाद को मिलेंगी? बैरिस्टर गौहर के ये अल्फाज हैं। पहली बात तो यह कि मैं आपका जज्बा देख के हैरान हूँ, जिस जज्बे से आपने सुन्नी इत्तेहाद का तज़किरा किया है ना। देखिए इसके ऊपर बात है, इंपॉर्टेंट तो वो हो गया। आपकी बात ठीक है, आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है। लेकिन मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम की गुफ्तगू करने से पहले हम थोड़ा सा दो चीज़ों के ऊपर और गौर कर लें। एक तो यह है कि बिल आखिर महात्मा खान ने IMF को खत लिख दिया। हाय, मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने सबसे पहले वही बात छेड़ दी है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक, आपकी भी सोच बिल्कुल ठीक है कि ये एक ऐसी हरकत है जिससे पाकिस्तान का नाम बुलंद होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान के कपड़े उतारने का ये जो अमल है, उनके अपने तईं उनका ख्याल ये है कि इसके बाद पाकिस्तान को ना कोई मुंह लगाएगा, ना कोई कर्ज देगा, ना कोई काम मुआहदा होगा। ये मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी हरकत है। खान साहब अगर ये ना करते तो कोई नुकसान उनका नहीं होने जा रहा था, ना इसका उन्हें कोई वो फ़ायदा होने जा रहा है जो वो समझते हैं कि उनको होगा। इसलिए कि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में जो उनकी नुमाइंदा है IMF की, उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअल से डील नहीं करते, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होती है इन पावर, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस वजाहत के बाद भी इस खत के लिख दिए जाने का सिवाय खान साहब की रवायती जिद के और इसका कोई फ़ायदा पहुंचने नहीं जा रहा। ईमेल का कोई जवाब भी नहीं आया। और दूसरी बात यह कि अगर आपको याद हो, यही हरकत पहले भी एक दफ़ा की गई थी। जब 3 वज़राए ख़जाना जो हैं, 2 सूबाई और 1 मरकज़ वाला, शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी यही घटिया हरकत की थी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसका भी उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए और डिफ़ॉल्ट का खतरा ठीक हो गया जी। अब आगे आ जाइए जनाब, कौमी असम्बली का इजलास जो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, वो बिलाखिर कल होने जा रहा है। कल इजलास हो रहा है जिसमें सबसे पहले तो अरकान सारे इलेक्टेड जो है वो हल्फ उठाएंगे और फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, सारे ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा कल से। लेकिन ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट तो इसको भी फोर्स स्टॉल करने की जितनी कोशिशें भी की गई थी, चाहे वो बयानात के जरिए थी, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए थी, चाहे वो अदालतों में जाके थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डाल के थी, वो सारी नाकाम हो गई हैं। तो ये दो मैंने कहा बातें पहले हम कर लें, क्लियर कर दिया आपने। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो जो लहक के आपने बयान किया है सुन्नी इत्तेहाद वालों को, क्या उनको मैं कहती हूँ, पहली बात तो ये कि आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। उनको इतनी अहमियत मिलने का कभी तसव्वुर भी शायद उन्होंने नहीं किया होगा कि वो इतनी लाइमलाइट में हो जाएंगे कि PTI का जिक्र करने के लिए उनका जिक्र लाजमी मलजूम है। लेकिन मेरे ख्याल से कि इस मामले पर भी अगर हम जाएं, 2-3 बातें तो बुनियादी तौर पे हमें कह देनी चाहिए। वो ये हैं कि सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत से पहले मेरा ख्याल है PTI ने कोई होमवर्क नहीं किया। उनको ये इदराक भी नहीं था कि जिस जमात में हम शामिल होने जा रहे हैं उसने तो कौमी असम्बली की किसी सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर जिस जमात में आप जा रहे हैं उसके सरबराह ने आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। हाँ जी। लिहाजा वो तफसील तो हम बाद में जिक्र करेंगे कि उनका ना राइट बनता है सीटें मिलने का और ना ही उनको मिलने जा रही है। फैसला जो भी हो, खत वाला मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी उस पर ही आ जाते हैं, उस पर तफसील से जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये जब इतनी सूरत हाल गंभीर और वल्नरेबल हो
तो मुझे आप ये बताइए कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो 4 साल इक़्तिदार में रही हो, वो इस तरह के लूप होल्स छोड़ के कैसे ये तसव्वुर कर सकती है कि उसको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी उसे ज़रूरत और ख्वाहिश है। ठीक है जी, एक बात तो हमने ये करनी थी। फेयर इनफ। हमने ये कह दिया कि जनाब आपने इतना सा भी होमवर्क नहीं किया कि आपको ये पता हो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें पजीराई मिलेगी भी कि नहीं, उनकी ये पोजीशन है भी कि नहीं। राइट, ठीक है जनाब। लेकिन ये कि इसको पूरी सूरत हाल को समझने के लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा पीछे हमें जाना पड़ेगा, और वो है कि जब से ये प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च हुआ है उस वक्त के बाद से एक चीज़ बड़े भरपूर अंदाज में की गई, और वो है कि मुआशरे में तकसीम करके नफरत भरी जाए, जहनों में, रवैयों में और फिलॉसफी में। इसमें तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक वो कामयाब हुए हैं कि नफरत जो है वो हमारे मुआशरे में इस कदर अब फैली हुई है। इसकी तफसील में हम किसी और प्रोग्राम में जाएंगे। डिवीजन, हेट्रेड, प्रोपेगेंडा, कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट इमरान का जो सबसे बड़ा मिशन था वो ये था कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चोर और डाकू साबित किया जाए। अच्छा, इसमें भी पीटीआई लार्जली सक्सेसफुल थी, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और नून लीग, उनकी लीडरशिप के बारे में जो कुछ किया और जो कुछ उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान जाली मुकदमे बना के साबित करने की कोशिश की, वो एक एक करके सारे फिजल वो कहते केसेस उन पर थे, हमने क्या किया? वो तो केसेस पीपल्स पार्टी ने नून पे और नून ने पीपल्स पार्टी पे बनाए। वो झूठ है जो पीटीआई ठिठाई से बोलती है। मैंने पहले भी आपसे एक दफ़ा प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि कोई 20 to 25% एट द मैक्सिमम मुकदमे वो हो सकते हैं जो पहले से कायम हों, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट इमरान के हिस्से के तौर पे यानी रजिस्टर किए गए थे। लेकिन 70+% मुकदमात की सारी इमरान खान साहब के दौर में, इमरान साहब की ज़ेरे क़यादत, इमरान साहब की हदायत पर वो मुकदमात दर्ज किए गए थे। अगर आपको याद हो, जो नैब के चेयरमैन थे जस्टिस इकबाल साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनका भी क्या हशर होने वाला है वो तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, इसलिए कि वो तैयबा बेगम टकर गई हैं उनको, वो ऑडियो उन्होंने बिलाखिर उनको मुतसिब जो है उसके पेश करवा दिया। दूसरी बात यह है कि जो नफरत के बीज बोए गए वो उसका मंतकी नतीजा ये है कि वो जो यूथ जिसको वो क्लेम करती है पीटीआई कि ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग विंग है, वो अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेन स्ट्रीम सियासतदानों को गाली देनी है, उनको अंडरना है, उनको जलील और रुसवा करना है। मौलाना फजल रहमान से तो बात करने को तैयार हो ही गए हैं। और मैं वहीं आ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो यानी जितनी भी हदें होती हैं ना इखलाकियात की, वो सारी गुजर गए हुए हैं इस मुखालफत में। इसमें गालियाँ दी उन्होंने, नवाज शरीफ को गालियाँ दी उन्होंने, जरदारी साहब को। ये एक अजब रविश है जो बावजूद इसके कि नुकसान हो गया है, हुकूमत से बाहर हैं, लीडर आपका जेल में है, आपके बेपनाह दूसरे लीडर या रुपोश है या मुकदमात का सामना कर रहे हैं। ये रविश अब अगर महात्मा खान चाहेंगे भी तो नहीं बदलनी। राइट, इसलिए कि दिस हैज गॉन डीप इनटू देयर ब्रेन्स। ठीक है जी। आप तो उन्हें हेडलेस कहते हैं, अब आप कह रहे हैं उनके डीप इनटू देयर ब्रेन्स। एब्सोल्युटली, आई टेल यू व्हाई। जो ब्रेन खाली होता है ना, जिसमें कोई मगज नहीं होता, उसी में जाती हैं ऐसी चीज़ें, ये याद रखें आप। ठीक है, वो एक मिसाल है गांधी साहब की और जिन्ना साहब की, वो किसी और वक्त में आपको सुना दूंगा। अच्छा, सारी बातें आप और वक्त पे नहीं, मैं अभी सुना देता हूँ आपको कि वो चहलकदमी करते हुए जिन्ना साहब आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गांधी साहब जो है चारपाई के साथ उल्टे लटके हुए हैं। अच्छा, यानी सर नीचे है और टांगे ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जिन्ना, आप ये वर्कशॉप करते हैं तो क्या इसका आपको फ़ायदा होता है? उन्होंने कहा इससे गर्दिश खून जो है ये जारी रहती है और सफ़र उस तरफ करती है जिस तरफ ना हो। आप लुटके हुए हैं क्योंकि आपके दिमाग में कुछ नहीं है, इसलिए आपका खून जो है वो सारा आपके दिमाग में जा रहा है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, ये तो एक वो जिसको अच्छा लेटर वाले इशू पर आ जाए क्विकली, जी मैं आ रहा हूं लेटर वाले इशू पर। ये क्या मसला क्या है? खत में क्या खत हामिद साहब ने देखिए जनाब, पहली बात तो ये है कि हामिद रजा साहब को खुद भी ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। उन्होंने नेशनल असेंबली ने जब खत लिखा उन्हें कि आप इलेक्शन हो रहा है, अगर आपकी कोई यानी डिमांड है, कोई लिस्ट है, अगर आप इजाफी सीटों के बारे में ख्वाहिशमंद हैं तो हमें उसकी लिस्ट मुहैया कर दीजिए। तो जनाब हामिद खान साहब ने जवाबी खत लिखा कि हम चूंकि इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं इसलिए हमारे सीटें लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब वो जो है वो इस खिफत को मिटाने के लिए कभी तो कह रहे हैं आप इसको फलां आर्टिकल के साथ पढ़ें, कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो आपने 78 नशिस्तों की बात की है, वही ये टोटल है पूरी असम्बलियों में 293 सीटें वो कहता है
कानूनी तौर पर हमारे पास हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत अख्तियार कर ली है, लिहाजा बाई वर्च्यू ऑफ दिस हमारा 78 का हक बनता है। हक बनता है, yes. और ये वहां हक बनता है जिसने लिख के दिया हुआ है कि हमारा कोई हक ही नहीं। लेकिन अब तो डेट्स चली गई हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर ये डेट्स चली गई हैं तो बाकी तमाम जमातों ने भी जो लिख के दिया था वो भी तो डेट्स चली गई ना। जैसे MQM, नून लीग, ये सब पहुंची है और वो कह रहे हैं कि डिवाइड करके इनकी सीट्स भी हमें दे दे, लेकिन उन्होंने भी खत तो नहीं लिखा था। देखिए, उन्होंने खत जो लिखे हुए थे वो सीटें उनको मिल चुकी हैं। हाँ, फेयर इनफ। ठीक है, अब जो इनकी मांग रहे हैं, अब इनकी नहीं मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब इतनी सीटें मखसूस नशिस्तों की बाकी हैं, राइट, जिसके ऊपर कोई लेजिटिमेट पार्टी क्लेमेंट नहीं है, Right. तो वो बटेंगी ना, क्योंकि हाउस तो पूरा होना है कि नहीं, कोरम तो पूरा करना है, हाउस तो फुल करना तो है। वो इसलिए वो कह नहीं रहे, बल्कि वो जेन्युइनली डिमांड कर रहे हैं कि इसको बाय वर्च्यू ऑफ आवर रेशियो हमें आप दे दें। आपको याद होगा हमने यहाँ अपने नाज़रीन को बताया था कि पहले ये 4.5 के हिसाब से फार्मूला अब 3 के हिसाब से, अब ये 3 के हिसाब से हो जाएगा। तो ऑब्वियसली तो। सबकी सीटें जो सीटें ये डिमांड कर रहे हैं, ये अगर आपस में बढ़ जाती हैं तो हर पार्टी को उसका फायदा होगा। आप क्या समझते हैं, क्विकली अगर मैं आपसे वन लाइनर आंसर लूं, इलेक्शन कमीशन का मुतवक्की फैसला क्या हो सकता है? सीट्स रिजर्व। मुश्किल सवाल आप इतनी आसानी से पूछ लेती हैं, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने मेरिट्स पर करना है, राइट, तो फिर तो ये सीटें नहीं मिलती इनको, राइट, ठीक है। और मुझे उम्मीद भी यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोशिश करेगा कि मेरिट्स को मद्देनजर रखे। हाँ, अब अगर कहीं और से कोई रस्सी हिल जाती है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, अच्छा। लेकिन मेरे तईं उनको मजीद सीटें मिलने नहीं जा रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये ऑन मेरिट्स ऑन ग्राउंड्स भी अगर बात करें तो फिर ये सिचुएशन है, और मेरिट्स पर ही हमें एक ब्रेक भी लेनी है, और उसके बाद ऑडियो लीक, जिसका बड़ी देर के बाद वैसे शोर आया है, लेकिन दैट इज अ गुड ट्विस्ट। मुझे तो मजा आया ऑडियो सुनने के बाद। बात करेंगे कामरान टिसोरी की जो ऑडियो लीक हुई है उस पर, जिस पर रिजर्वेशंस हैं MQM को, और वो कह रहे हैं कि इसका फैसला अब हमने करना है कि हमने अब इत्तेहाद करना है या नहीं करना है। ऑन दी अदर हैंड KP की असेंबली में जो कुछ हुआ है, ओ माय गॉड, दैट वाज हिलेरियस। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ऑडियो लीक, मुझे बड़ा मजा आया ऑडियो सुनने के बाद। आई डोंट नो, इतनी देर के बाद ट्विस्ट आया। ये कहानी बड़ी मजेदार है, इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है, लेकिन हम चूंकि वक्त के पाबंद हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि इसकी कहानी आपको शुरू करनी पड़ेगी 8 फरवरी से। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, रिजल्ट आ गए सामने। यस। उसके बाद से फिर टीमें तश्कील पा गई कि तीनों पार्टियां जो है मेन स्ट्रीम, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM, ये मिलकर आपस में बातचीत गवर्नमेंट बनाएंगी। उन मुज़ाकरात के बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में कामरान टिसोरी राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। उसकी एक उनकी ऑडियो, और इससे पहले जो वो है कमाल साहब, मुस्तफ़ा कमाल, उनकी एक वीडियो लीक हो चुकी है। ठीक हो गया। अब हमने देखना ये है कि असल सूरत है क्या ऑन ग्राउंड। यस, सूरत ये है कि आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी और नून लीग में बातचीत हो रही थी तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी एक लंबी मुतालबात की लिस्ट दी थी जी। ठीक है जी, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें आईनी ओहदे भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। हाँ। तो एक ऐसी स्टेज आई कि फिर नवाज शरीफ साहब बीच में एंटर हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा जी जाएं, आप अपना काम देखें, हम अपना काम देखेंगे, जिसके पास जो मेरिट है उसके मुताबिक वो कर लेगा। हाँ जी। तो पीपल्स पार्टी ने रियलाइज किया, आपको याद होगा बिलावल साहब का जो लहजा था, जो अल्फाज का चुनाव था, उसके बाद बेटर सेंस प्रिवेल्ड एंड दे सैट टुगेदर अगेन। यस। और फिर उनका आपस में तय हो गया। जब MQM ने ये देखा कि ये हो रहा है तो वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी जुबान में पसर गए। उन्होंने कहा कि हमें 5 सीटें चाहिए, 5 वजारतें चाहिए और गवर्नर भी हमें चाहिए। गवर्नर, यस, गवर्नरशिप हमारी है। जब ये मुतालबे पर वो डट गए, हाँ। तब फिर मेरे ख्याल से दोनों ही बड़ी पार्टियों की क़यादत ने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई साहब ये बताइए कि 2018 में आपकी कितनी सीटें थी? उनका जी 7। उनका जी एक तो हमें ये बताएं कि ये अब 17 कैसे होगी, जबकि आप ये कहते हैं कि PDM में शामिल होने से हमारा वोट बैंक कम हो गया। हाँ जी। तो अब ये एक वजारत पड़ी है, हाँ। लैनी है तो लो, नहीं तो जाओ। हाँ। अब ये जो गुफ्तगू है ये वो बयान कर रहे हैं और उसको आपको बयान करनी पड़ेगी। हमारा 100% मैंडेट चोरी है तो उनका वो लाइन बोले। देखिए मैं आ रहा हूँ, उस तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए उन्होंने जब ये गुफ्तगू हुई कि जी आपका ये मैंडेट जो है ये तो आपका बनता नहीं है, आपके तो 7 सीटें थी और आपने PDM में शमूलियत भी की हुई थी, तो ये तो कम होनी चाहिए थी, आपकी 17 कैसे हो गई? हाँ। तो फिर जवाबा गजल के तौर पे उन्होंने भी कहा कि अगर हमारा मैंडेट 100% झूठा है तो आपका 200% झूठा है। अब आप मुझे अगर ये कहेंगी भी कि जी उन्होंने किसको कहा है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ये देख लीजिए किसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं,
अलावा पीटीआई के। अच्छा। तो ये इशारा उस तरफ था, कह लेने दीजिए मुझे कि ये इशारा उनका नून लीग की तरफ था। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सियासी ब्लैकमेल पर उतर आएं या आप सियासी प्रेशर बढ़ाएं विदाउट हैविंग द वेट, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है। तो वो गुफ्तगू जो है वो सारी की सारी इज ए रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट वाज सेड इन दोज मीटिंग्स। ये बात अगर हम समझा पाए अपने नाज़रीन को तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से ये सारी सूरत हाल जो है उनको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब अल्टीमेटली क्या होगा, वो खुद ही कह रहे हैं कि जब वो किसी और को गवर्नर बनाना चाह रहे हैं, आपको भी पता है कि वो खालिद सिद्दीकी को नाम पता है, उन्होंने उनके कंधे पर रखकर गोली चलाई। करेक्ट जनाब। अब ये यहाँ से अब आप वापस मेरा ख्याल है हम फ्लाई करें टू केपीके असेंबली में। केपीके असेंबली का भी आज पहला दिन था और हल्फ बर्दारी की तकरीब में हल्फ उठाया। तवक्को ये थी कि तमाम तर तवक्कात के बरक्स इट विल बी ए पीसफुल शो, बेटर सेंस विल प्रिवेल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो वजूहात हैं बेसिकली उसकी। एक तो ये कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे उन्होंने जिस तरीके से गेट क्रैश करके शोर शराबा किया बड़ा, विजिटर गैलरीज थी उसमें जो धमाचौकड़ी मचाई है, उससे मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि पीटीआई की हुकूमत आई है तब से पार्लियामेंट और जमहूरियत दोनों की बहुत बेतौकीदी हुई है। कोई दो राय इसके बारे में नहीं। आपने देखा कल पंजाब असेंबली में क्या हुआ, तो सोबिया शाहिद ने जो किया आज केपीके। अब आ जाए जनाब सोबिया शाहिद। इट वॉज अ बैड स्टार्ट ऑन आवर पार्ट। आप एक ऐसी असम्बली में जहां आपकी कोई बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं है, आप घड़ी लहराते हुए दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप ये करेंगे तो आप प्रोवोक कर रहे हैं दूसरों को कि आपके साथ रिएक्ट किया जाए, और रिएक्ट किया उन्होंने। जी। ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर विजिटर गैलरी से चीज़ें फेंकी गई, बल्कि हाउस के अंदर से भी किसी ने लोटा फेंका उसके ऊपर से जूते आए, पेन आए, पेंसिलें आई, अग्रेसिव और बड़ा सख्त। ये मेरे ख्याल से समबडी रॉन्गली ब्रीफ्ड हर। अगर उसने ये किसी के कहने पे किया है तो बहुत गलत किया है, अगर उन्होंने उस खुद से किया है तो ये उससे भी गलत किया है। मेरे ख्याल से दिस कुड बी अवॉइडेड। एक अच्छा स्टार्ट होना चाहिए था। देखिए वैसे तो असेंबली में अगर अली अमीन गिंडापुर जैसे लोग बैठे होंगे तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि अंदर क्या होगा, और वही कुछ हुआ भी। आने वाले दिनों में देखेंगे ये बात से आगे कहाँ जाती है। वो वही आपकी बात देखें, ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर पूरे मुल्क से इलेक्ट होकर नुमाइंदे आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन है, पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, वहाँ पर ये लोटे पेन औरतों पे इस तरह करना, वो औरत भी घड़ियाँ उठा के लेकर आ रही है। मैं आपको याद मुझे तो अगर वो कहें मुझे रिप्रेजेंट मुझे अगर वो कहें ये मेरे इलेक्ट किया है, वैसे तो मैंने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन वो मेरे जैसे किसी की इलेक्ट की हुई बंदी है ना, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि ये मुझे रिप्रेजेंट करे, बिकॉज आई एम नॉट लाइक दैट। करेक्ट। तो ये क्यों ऐसे कर रही हैं? पहले सेगमेंट में हमने जिस नफरत की बात की थी, उसको अब आप लेके आए अपने ज़हन के अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके साथ साथ एक बात और रह जाएगी अगर हमने ना की, वो ये कि असद कैसर साहब इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द पीटीआई। उन्होंने काफ़ी सऊबतें भी बर्दाश्त की हैं और बड़ा धमाकेदार अंदाज से उन्होंने खान साहब का साथ दिया है। हाँ जी। उनके भाई को नॉमिनेट किया गया था एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, कैंडिडेट ऑफ द पीटीआई। लास्ट मिनट पे महात्मा खान साहब ने वो नाम बदल दिया, विथड्रॉ कर लिया था। नॉट ओनली दैट, बल्कि पार्टी की तरफ से उन्हें कहा गया कि अब आप पार्टी उमूर के फैसले भी नहीं करेंगे। पहले ही पार्टी टूट फूट का शिकार है, पहले ही पार्टी में धड़े हैं। कोई वकला का धड़ा है, कोई बाकियात का धड़ा है, कोई मफरूरों का धड़ा है, कोई मुकदमात फेस करने वालों का धड़ा है, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर जब आप इस तरह के फैसले करेंगे तो यकीनी तौर पर सूरत हाल बिलाकर आपके काबू से बाहर हो जाएगी। ये इदराक खान साहब को होता है या नहीं होता, क्योंकि वो ज़िद्दी आदमी है, किसी की बात वो मानते तो है नहीं। जो कुछ भी उनको कहा जाता है वो उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट भी भूल जाते हैं। यानी असद कैसर ने के भाई का नाम बिला वजह तो नहीं आया होगा ना, अनलेस खान साहब अप्रूव्ड इट। और खान साहब अगर अपने फैसलों के ऊपर बैक एंड फोर्थ जाते रहेंगे तो उसका मेरा ख्याल से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अच्छा, क्विकली मैं चाहूँगी कि जो अभी पार्लिमानी इजलास में शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है उस पर भी आज और नवाज शरीफ भी हल्फ उठाएंगे। कल जो इजलास होने जा रहा है इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तवक्को करते हैं कि जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, जो कुछ केपीके में हुआ है, ये नेशनल असेंबली में यस एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरे ख्याल से बाहर तो असेंबली के बहुत हंगामा हुआ सिंध में, लेकिन अंदर असेंबली के ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, पीसफुल तरीके से सब कुछ हो गया। मैंने पहले कहा था, मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूँ, पता नहीं क्यों इन पिछले 5-6 सालों में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का कोई भी, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, चाहे वो सेंटर मरकज़ी कौमी असम्बली है या सैनेट है, वहाँ बेतौकीरी बहुत हुई है, जमहूरियत की भी
और पार्लियामेंट की भी, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। कौन जिम्मेदार है? मेरे ख्याल से आर व्यूअर्स एंड एवरीबडी इज अ गुड जज, दे नो कि क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। अच्छा, अब ये आ तो जाए पहले जनाब, जो अयाज सादिक साहब जो है, he deserves it very well He as is a an excellent speaker. He speaker. If ran you- the house perfectly in a Absolutely. graceful I'm in the manner. favor. Right. दूसरी बात यह कि ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब जो है वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले भी लेंगे, बन भी जाएंगे वो। हम अब वही विश हिम वेल, इसलिए कि 16 महीने का वो जो तजर्बा है पीडीएम की गवर्नमेंट का, जिसमें 13 जमातें थी, ही शुड लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस एंड इफ ही लर्न्स एंड परफॉर्म्स बेटर, it Absolutely. will be good for him as a prime minister और and for his the party party as well. and his party And as well. उससे भी बेहतर बात है पाकिस्तान के लिए इस हाँ, वक्त जो obviously. मुश्किलात में है। तो I mean, हम we need a peaceful दो Pakistan. तीन दुआएं अगर कहें तो रिपीट कर लें। पहली दुआ इज्तिमाई ये है दुआ? कि अल्लाह करे कि बेटर सेंस प्रिवेल्स आमीन। एंड असेंबलियों का माहौल बेहतर हो जाए। दूसरा ये कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचे खैर खैरियत से, बजाय किसी बड़े हंगामे के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नफरत के बीज खत्म होने चाहिए। क्यों नहीं खत्म हो आप सकते? हिल टास्क है, लेकिन अगर नीयत हो तो हो सकता है। क्यों आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करें, जो भी इस तरह की या, कोई या, हरकत या, करेगा या। उसकी रुकनियत खत्म करें, तो देखिए क्यों नहीं? उसके लिए एवरीबॉडी विल बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एन तमाम एनिमल। स्टेक होल्डर्स ये रियलाइज करें कि यार ये गड़बड़ हो गई है, हाँ, हमें लोग हम पर हंसते होंगे, Absolutely. दुनिया में हमारा तमाशा उड़ रहा Absolutely. होगा। अगर तो इस तरह से सोचें तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। हाँ। एवरीथिंग कैन बी डन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक हो गया। बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल पर। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जो कुछ हो रहा है वो तो सारा मीडिया रिपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन जो बाइडन जो बयानात दे रहे हैं बुखारी साहब, अगर तो ये वाकई सच है तो फिर बड़े, मैं तो कहती हूँ एज अ मुस्लिम हमें बड़ा ना सर शर्म से झुक जाता है। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब एंड 7 अदर मुस्लिम कंट्रीज दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इजराइल? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो ये सानेहा इस अरसे में हुआ तो ये मेरे ख्याल से इन ममालिक की भी बदकिस्मती होगी, इसलिए कि जितना खून बह चुका है गज़ा में, यानी आप तसव्वुर कीजिए कि 30,000 से ऊपर शहादतें, हाँ जी, और 70,000 से ऊपर लोगों का ज़ख्मी होना, जिनमें औरतों और मर्दों की बच्चों की तादाद जो है वो 70 to 80% है। उसमें इस किस्म की अयाशी कौन अफोर्ड कर सकता है? ये तो अयाशी है, ये तो अमेरिकन प्रेशर के आगे लेटने वाली बात है। ये बाइडन साहब इस ख्वाहिश का इजहार अगर कर रहे हैं और इसमें इनकी कॉन्सेप्ट शामिल नहीं है तो फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर ये ममालिक वाकई ये करने के लिए तैयार हैं तो मुझे बहुत ही खौफनाक हैरत में कतर समेत 6 ममालिक से राब्ते में हैं, दे आर रेडी। देखिए, उन्होंने जो यकीन बाइडन के साथ सबसे पहले सऊदी अरब का नाम लिया है। सऊदी अरब लेकिन का, यस, सऊदी अरब के जो फैसल बिन फरहान है, हाँ जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके बयानात को अगर मैं सामने रखूं तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब ऐसी कोई गलती करने जा रहा है। ओके, वो क्या कहते हैं? हाँ। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की काउंसिल में गज़ा की तबाही पर आलमी बरादरी की खामोशी पर कड़ी तनकीद करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अब ये अमेरिकन लाइन नहीं है, जी, ठीक है ये जी? उनकी अपनी पॉलिसी है ना। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जबरी बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की आखिरी पनाहगाह रफ़ा पर हमले की धमकियों पर आलमी बिरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। जी, ये एक ऐसे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा इतना स्ट्रॉन्ग बयान नहीं दे सकता जिसका मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहा हो। मेरे ख्याल से जो बाइडन साहब ने ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की है इस वक्त में, चूंकि इसराइल उनकी बात नहीं मान लेकिन रहा है ना। सुपर पावर, एक सुपर पावर मुल्क कैसे इसराइल ऐसे के statement देगा? नेतन्याहू साहब जो एक पागल शख्स है, जो एक दीवाना ज़ायनिस्ट है, एक ऐसा शख्स है जिसके हाथों के ऊपर इतने हज़ारों लोगों का खून है, वो एरोगेंट है, उसने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। 4 दफ़ा ब्लिंकन आ चुके हैं सऊदी अरब, राइट, ठीक है, एक दफ़ा मसूद खुद भी आए थे, बाइडन साहब, अगर आपको याद हो। उसके बाद जो उनके डिप्लोमेट्स हैं सीनियर, वो बैठे हुए कतर में, लेकिन वो इसराइल उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, अमेरिका ISI के चीफ उनको को भेजा था। रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा है कि देखें आपका नुकसान हो जाएगा, ना करें इस हठधर्मी का मुजाहरा। अगर वो नहीं समझेंगे तो आपने देख लिया कि हमास आज भी स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा है। अगर आप ये लाइंस देखें जो हमारे सामने रखी हुई हैं तो उसने आज भी इस 2 अस्करी अहदाफ को 40 मिसाइलों से निशाना बनाया। दैट मीन्स हमास की कैपेसिटी टू रिएक्ट एंड कैपेसिटी टू हर्ट इजराइल अभी कंप्रोमाइज नहीं हुई है। यस, सेम इज हिजबुल्लाह इन लेबनान। तो मतलब कहने का ये है कि अगर वो बात नहीं मानेंगे they know how to retaliate. अपना नुकसान करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक छोटा सा मुल्क यमन,
क्या उसकी हैसियत है, लेकिन उसने नाकों चने चबवाए हुए हैं 3-4 बड़ी सुपर पावर को, जिनको बड़ा घमंड था अपनी एयरफोर्स पर और अपनी किस किस के ऊपर। पेंटागन कहता है हमने उनके 230 जो है मगर वो अभी उनको तक निशाना भी बनाया। स्टेड फास्ट खड़े हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, रत्ती लड़े भर हैं, कंप्रोमाइज लड़े नहीं हैं, है। yes। ठीक है, और उन्होंने 4-5-6 बड़े जहाज डिबो भी दिए हैं, 1-2 को वो घेर के अपनी बंदरगाहों पर ले भी गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कहने का ये है कि ये सब कुछ हमारे सामने मंजरनामा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो एंटोनियो गुतेरेस है वो तो चिल्ला रहे हैं, मुसलसल चिल्ला रहे हैं, आलमी बिरादरी को रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है ये अच्छा ओमन नहीं है। लेकिन बाकी आलमी ज़मीर जो है वो अपने अवाम के दरीना और बड़े शदीद मुतालबात के बावजूद बिल्कुल बेहिस्सी का शिकार है। इसका भी नतीजा बड़ा खौफनाक निकलेगा। हर मुल्क में इलेक्शन होने हैं, हर मुल्क में क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। आधी आपने दुनिया देख के लिया ना? इलेक्शन है 2024 आपने में, देख पता लिया ना चल क्या जाएगा। हो रहा है। वो जो ट्रंप है वो हर प्राइमरी के अंदर किस किस्म की फतेह हासिल कर हाँ रहे जी, हैं। कर रहे हैं। तो डरना चाहिए इनको उस वक्त से कि जब अवाम जो है रिएक्ट करेंगे। और मैं आपको एक बात फिर बता दूं, मैंने जी, पहले जल्दी। भी कहा है, मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, वो ये है कि फ़लस्तीनी इस कत्ले आम को इतनी आसानी से भूलने वाली कौम नहीं है। ना ही भूलने वाली है और ना ही आई थिंक मुस्लिम उम्मा को भूलना चाहिए। हाँ, एज अ मुस्लिम मुस्लिम अम्मा, हाँ, वो भूलना भी नहीं अम्मा चाहिए। काफ़ी अरसे से गायब है, मिलती नहीं है कहीं भी। लेकिन हमें बहसीत मुसलमान अपने फैलो मुसलमानों का बहा हुआ खून याद रखना चाहिए। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम अपने आप से भी दगा कर रहे हैं। ठीक। और वो खुदा ने जो कुछ फरमा रखा है कि मजलूम का साथ जी। दें, उसकी भी हुक्मदुली हो रही है। जितनी जल्दी ये मुस्लिम कौम जाग जाए उतना ही बेहतर है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।